नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की बाल अवस्था एवं बाल विकास 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल एमपी टीचिंग पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, परिपक्वता का अर्थ है, तो उत्तर है अभिवृद्धि एवं विकास। मनोविज्ञान में परिपक्वता का तात्पर्य बालक की आंतरिक क्षमताओं के प्राकृतिक रूप से खुलने और उसके शारीरिक तथा मानसिक अभिवृद्धि और विकास के पूर्ण होने से है। दूसरा है, खेल के कार्य हैं, तो उपरोक्त सभी। खेल विधि बाल केंद्रित शिक्षा का मूल है। खेल से बालक का शारीरिक विकास, व्यक्तित्व निर्माण और नैतिक मूल्यों, सहयोग, नियम पालन का विकास एक साथ होता है। तीसरा है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उत्तर है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का सामाजिक विकास उसके परिवार, विद्यालय और विस्तृत समाज के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है। चौथा है, बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो उत्तर है परिवार। परिवार बालक की प्राथमिक पाठशाला होती है और माता उसकी पहली शिक्षिका। सामाजिकरण की शुरुआत जन्म के तुरंत बाद परिवार से ही होती है। पांचवा है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गीजूभाई। महान शिक्षाविद गीजूभाई बधेगा ने दीवा स्वप्न लिखी थी, जो बाल केंद्रित शिक्षा और बिना बोझ के सीखने की वकालत करती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि डैश होती है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कितना होता है, तो होता है 140 से अधिक। टर्मर के बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वर्गीकरण के अनुसार 140 या उससे अधिक आईक्यू वाले बच्चे प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड माने जाते हैं। दूसरा है, दृष्टिबाधित बालकों का डैश एक शैक्षिक साधन है, तो ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल द्वारा विकसित यह लिपि स्पर्श आधारित है, जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रमुख आधार है। तीसरा है, सूक्ष्म गति कौशल विकास की आयु डैश है, तो प्रारंभिक अवस्था यानी कि 3 से 6 वर्ष। इस उम्र में बच्चे अपनी उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का उपयोग करना, जैसे पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। चौथा है, संवेग का लैटिन शब्द डैश है, तो इमोवेयर। इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित होना या भड़क उठना। पांचवा है, विटामिन सी की कमी से डैश रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। यह रोग मसूड़ों में खून आने और शारीरिक कमजोरी से संबंधित है, जो बच्चों के शारीरिक विकास को बाधित करता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, शेषावस्था का काल लिखिए, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की आयु को शेषावस्था कहा जाता है। दूसरा है, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास क्या है, तो हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों या समन्वय करके कार्य करना, जैसे लिखना, चित्र बनाना या कैंची चलाना, हाथों से संबंधित सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है। तीसरा है, स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था लिखिए, तो स्थूल गति कौशल का विकास मुख्य रूप से शेषावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, जिसमें दौड़ना, कूदना आदि शामिल है। चौथा है, झूलाघर का क्या उद्देश्य है, तो झूलाघर क्रेच का मुख्य उद्देश्य कामकाजी माताओं के छोटे बच्चों यानी 0 से 3 वर्ष की सुरक्षित देखभाल, पोषण और प्रारंभिक शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए, तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग या हड्डियों के कमजोर होने यानी ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अति लघुत्तरी प्रश्न, समावेशी शिक्षा के 2 महत्व लिखिए। तो समावेशी शिक्षा के महत्व है, पहला है, समान अवसरों का सृजन। यह शिक्षा सभी बच्चों, सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वालों को बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे समान शैक्षिक अवसर प्रदान करती है। दूसरा है, हीन भावना का निवारण। विशेष बच्चों में हीन भावना खत्म होती है और उनमें आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व सामाजिक कौशल का विकास होता है। कक्षा का उदाहरण है, कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ आगे की पंक्ति में सामूहिक चर्चा में शामिल करना। प्रश्न क्रमांक 5 है, खेल की परिभाषा दीजिए। तो खेल की परिभाषा, खेल एक जन्मजात, स्वाभाविक, स्वतंत्र और आनंददायक गतिविधि है, जिसे बालक अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करता है। शिक्षाविद टीपी नन के अनुसार खेल रचनात्मक कार्यों की एक आनंददायक अभिव्यक्ति है। शैक्षिक उपयोग, प्राथमिक स्तर पर खेल विधि द्वारा बच्चों को गणित और भाषा बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, पुरस्कार के प्रकार लिखिए। तो उत्तर है, पुरस्कार के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है, भौतिक या मूर्त पुरस्कार, जैसे किताबें, मेडल, पेन, खिलौने आदि। दूसरा है, सामाजिक या अमूर्त पुरस्कार, जैसे कक्षा में ताली बजाना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना या प्रमाण पत्र देना। नोट, शिक्षा शास्त्र के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में भौतिक पुरस्कारों की तुलना में सामाजिक पुरस्कार जैसे प्रशंसा अधिक प्रभावी और सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, संवेग का अर्थ बताइए। तो संवेग का अर्थ, संवेग अंग्रेजी शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना या हलचल मचाना। सरल शब्दों में व्यक्ति की उत्तेजित मानसिक और शारीरिक अवस्था को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, भय, प्रेम और हर्ष।
प्रश्न क्रमांक 8 है, दबंगता क्या है? तो दबंगता का अर्थ है, दबंगता से तात्पर्य किसी ताकतवर या बड़े बच्चे द्वारा जानबूझकर किसी कमजोर बच्चे को बार बार शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करना, डराना या धमकाना दबंगता कहलाता है। प्रकार है, यह शारीरिक यानी मारना, मौखिक यानी चिढ़ाना या शब्द कहना और साइबर यानी इंटरनेट पर परेशान करना के रूप में हो सकता है। यह बाल विकास की एक गंभीर बाधा है जो बच्चे में डर और अवसाद पैदा करता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, बाल श्रम का अर्थ बताइए। तो बाल श्रम का अर्थ है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक कार्य करवाना जो उनके बचपन, खेलकूद और शिक्षा के अधिकार को छीन लेता है, बाल श्रम कहलाता है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, लघु उत्तरीय प्रश्न, वृद्धि, परिपक्वता एवं शारीरिक विकास में संबंध बताइए। तो उत्तर है, वृद्धि, परिपक्वता और शारीरिक विकास में संबंध। पहला है वृद्धि, यह शारीरिक आकार, वजन और ऊंचाई में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। यह एक बार निश्चित आयु तक बढ़ती है। दूसरा है शारीरिक विकास, यह वृद्धि का ही एक व्यापक रूप है। इसमें अंगों के आकार बढ़ने के साथ साथ उनकी कार्य क्षमता में सुधार शामिल है। तीसरा है परिपक्वता, यह एक जैविक प्रक्रिया है। जब शारीरिक वृद्धि और विकास के कारण बालक के अंग किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं तो उसे परिपक्वता कहते हैं। निष्कर्ष, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। वृद्धि शारीरिक आधार प्रदान करती है, विकास उस आधार को कार्यशील बनाता है और परिपक्वता सीखने यानी लर्निंग के लिए आवश्यक क्षमता तैयार करती है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, सूक्ष्म गति कौशल की विशेषता लिखिए। तो सूक्ष्म गति कौशल की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है छोटी मांसपेशियों का उपयोग, इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियां विशेषकर उंगलियां, कलाई और हाथों का उपयोग होता है। दूसरा है नेत्र हस्त समन्वय, इन कौशलों में आंखों और हाथों के बीच सटीक तालमेल की आवश्यकता होती है, जैसे सुई में धागा डालना। तीसरा है एकाग्रता और धैर्य, सूक्ष्म कौशल के कार्यों में बच्चों को अत्यधिक ध्यान और मानसिक एकाग्रता लगानी पड़ती है। चौथा है कक्ष के उदाहरण, जैसे लिखना, रंग भरना, कैंची से कागज काटना, ब्लॉग बनाना आदि। शैक्षिक दृष्टिकोण, बालवाड़ी में गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा इन कौशलों का विकास किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, सामाजिकरण की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता लिखिए। तो सामाजिकरण की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, सामाजिकरण जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। बालक जीवन भर समाज से कुछ न कुछ सीखता रहता है। दूसरा है सांस्कृतिक हस्तांतरण, इसके माध्यम से समाज की मान्यताएं, मूल्य, परंपराएं और रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। तीसरा है अनुकूलनशीलता, सामाजिकरण व्यक्ति को समाज के नियमों, पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है। चौथा है आत्म पहचान का विकास, इस प्रक्रिया के माध्यम से बालक को समाज में अपनी भूमिका, स्थिति का ज्ञान होता है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, मीड का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है। तो उत्तर है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सामाजिकरण सिद्धांत। मीड के सिद्धांत में मैं और मुझे यानी आई एंड मी का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने आत्म विकास को सामाजिकरण का आधार माना है। पहला है आई यानी मैं, यह बालक का मूल स्वभाव है जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, यह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा है मुझे यानी मी, यह बालक के व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो समाज के नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं को ग्रहण करता है। तीसरा है सामिदी मत अन्य, बालक जब यह समझने लगता है कि समाज उससे क्या अपेक्षा रखता है तो उसमें मुझे का विकास होता है। निष्कर्ष मिड के अनुसार मैं और मुझे के बीच अंतःक्रिया से ही व्यक्ति के स्व यानी सेल्फ का पूर्ण विकास होता है, जो कि समाजीकरण का मूल है। प्रश्न क्रमांक 12 है, नैतिक मूल्यों के विकास में अभिभावकों का योगदान लिखिए। तो नैतिक मूल्यों के विकास में अभिभावक का योगदान, पहला है आदर्श प्रस्तुत करना, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। यदि माता पिता सत्य, ईमानदारी और दया का आचरण करते हैं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से इन मूल्यों को अपनाते हैं। दूसरा है कहानी कथन विधि, अभिभावक पंचतंत्र या महापुरुषों की कहानी सुनाकर बच्चे में साहस, परोपकार और नैतिकता के बीज बो सकते हैं। तीसरा है उचित पुरस्कार और दंड, बच्चों द्वारा अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा करना और गलत व्यवहार करने पर प्यार से समझाना सकारात्मक अनुशासन नैतिक विकास में सहायक है। चौथा है सहानुभूति और सहयोग सिखाना, परिवार में बुजुर्गों की सेवा और घरेलू कार्यों में सहयोग के माध्यम से बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका लिखिए। तो सामाजिकरण में खेलों की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है नियम का पालन, खेल के मैदान में बालक नियमों का पालन करना सीखता है जो उसे भविष्य में कानून मानने वाला नागरिक बनाता है। दूसरा है नेतृत्व और टीम वर्क, सामूहिक खेलों जैसे क्रिकेट, कबड्डी में बच्चों में सहयोग या दल भावना, टीम स्पिरिट और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तीसरा है हार जीत को स्वीकारना, खेल बच्चों को सफलताओं में विनम्र रहना और असफलता में धैर्य के साथ स्वीकार करना सिखाते हैं, जो सामाजिक समायोजन के लिए आवश्यक है। चौथा है भेदभाव की समाप्ति, खेल के दौरान बच्चे जाति, धर्म या अमीर गरीब का भेद भूलकर एक साथ खेलते हैं, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 13 है, बचपन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो बचपन की अवधारणा
बचपन मानव जीवन की वह अवस्था है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ लगभग 12 वर्ष तक मानी जाती है। पहला है सीखने का स्वर्ण काल। यह अवस्था जीवन का निर्माण काल। इस समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर अनुभव आसानी से अंकित हो जाते हैं। दूसरा है जिज्ञासा और कल्पना। बचपन अत्यधिक जिज्ञासा और कल्पनाशीलता का समय होता है। बच्चे हर चीज के बारे में यह क्या है और क्यों है जानना चाहते हैं। तीसरा है निर्भरता और स्वावलंबन की ओर। इस अवस्था में बच्चा पूर्णतः माता पिता पर निर्भर होता है, लेकिन धीरे धीरे वह चलना, बोलना और अपने कार्य स्वयं करना सीखता है, जिससे वह आत्मनिर्भर बनता है। चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण। बचपन कोई स्थिर अवधारणा नहीं, यह अलग अलग समाजों और संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में देखा और जिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है वैश्वीकरण के लाभ लिखिए। तो वैश्वीकरण के लाभ निम्न है। पहला है सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान। वैश्वीकरण के कारण इंटरनेट और तकनीकी के माध्यम से दुनिया भर की शैक्षिक सामग्री और ज्ञान बच्चों तक आसानी से पहुंच रहा है। दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। बच्चे अन्य देशों की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली से प्रेरित हो रहे हैं, जिससे उनमें वैश्विक दृष्टिकोण और सहिष्णुता विकसित हो रही है। तीसरा है रोजगार के नवीन अवसर। शिक्षा में वैश्वीकरण के कारण नए नए पाठ्यक्रम और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न हुए हैं। चौथा है तकनीकी विकास। शिक्षा में ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस और कंप्यूटर का उपयोग वैश्वीकरण की ही देन है, जिसने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अत्यधिक रोचक बना दिया है। प्रश्न क्रमांक 14 है विकासात्मक सिद्धांतों की शैक्षिक उपयोगिता बताइए। तो विकासात्मक सिद्धांतों की शैक्षिक उपयोगिता। पहला है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत की मदद से शिक्षक यह जान पाते हैं कि किस आयु में बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, जिससे आयु अनुरूप पाठ्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। दूसरा है शिक्षण विधियों का चयन। विकासात्मक सिद्धांत शिक्षकों को बाल केंद्रित शिक्षा विधियों जैसे खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि चुनने में मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। इन सिद्धांतों से पता चलता है कि प्रत्येक बालक के सीखने की गति अलग होती है, जिससे शिक्षक समावेशी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। चौथा है व्यवहार का पुनर्अनुमान। शिक्षक यहाँ पहले से जान सकते हैं कि एक विशेष अवस्था जैसे किशोरावस्था में बालक कैसा व्यवहार करेगा, जिससे वे उचित निर्देशन और परामर्श दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है गत्यात्मक विकास संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। तो गत्यात्मक विकास संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। पहला है शारीरिक नियंत्रण और समन्वय। बच्चों को मांसपेशियों पर उनका नियंत्रण स्थापित करना और उनके नेत्र हस्त समन्वय को बेहतर बनाना। दूसरा है स्वस्थ और फिटनेस। बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखना ताकि उनमें आलस्य न आए और उनका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर रहे। तीसरा आत्मविश्वास में वृद्धि। जब बच्चा किसी शारीरिक कार्य जैसे दौड़ना, चित्र बनाना में निपुण हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। चौथा है संज्ञानात्मक विकास में सहायक। गत्यात्मक गतिविधियां मस्तिष्क को सक्रिय करती है। करके सीखना के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक गतिविधियां मानसिक विकास को गति प्रदान करती हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बताइए। तो 6 से 8 वर्ष यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था कक्षा 1 से 3 के लिए शैक्षिक कार्यक्रम निम्न है। पहला है गतिविधि आधारित अधिगम। इस आयु के बच्चों को छोटा चार्ट, मॉडल और खिलौने के माध्यम से अक्षर और संख्या का ज्ञान दिया जाना चाहिए। दूसरा है कहानी और कविता विधि। बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए रंग बिरंगी किताबें, कविताओं और कहानियों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है रचनात्मक कार्य। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के लिए मिट्टी के खिलौने बनाना, चित्रकला और क्राफ्ट के कार्य शामिल किए जाने चाहिए। चौथा है समूह कार्य। बच्चों में सहायक और सामाजिकता की भावना विकसित करने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट और समूह खेल आयोजित किए जाने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 है भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। भाषा विकास बालक के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का मुख्य स्तंभ है। इसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है बुद्धि। मनोवैज्ञानिक हरलोक के अनुसार उच्च बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बालक बोलना जल्दी सीखते हैं और उनका शब्द भंडार अधिक होता है, जबकि मंद बुद्धि बच्चों में भाषा का विकास धीरे होता है। दूसरा है पारिवारिक वातावरण। जिन परिवारों में बच्चों से ज्यादा बातचीत की जाती है और उन्हें बात कहने का अवसर मिलता है, उनका भाषा विकास तेजी से होता है। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के बच्चों को किताबें, खिलौने और बेहतर शैक्षिक माहौल मिलता है, जो भाषा विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चौथा है लिंग भेद। अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ है कि लड़कों की तुलना लड़कियों का भाषा विकास प्रारंभिक वर्षों में तेजी से होता है। पांचवा है स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति। गंभीर बीमारियों या सुनने में दोष या स्वर यंत्र में समस्या भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। छठा है शिक्षक और विद्यालय। विद्यालय में बाल केंद्रित वातावरण, शिक्षक का स्पष्ट उच्चारण और समृद्ध भाषाई परिवेश जैसे कहानियां, वाद विवाद भाषा विकास को दृढ़ बनाती है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है वाणी दोष के कारण लिखिए। तो उत्तर है वाणी दोष के प्रमुख कारण है। वाणी दोष का अर्थ शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करना, हकलाना या बोलने में कठिनाई महसूस करना है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक या जैविक कारण। स्वर यंत्र में विकार, जीभ का मोटा होना, ओंठ का कटा होना
या तालू में दोष होने से स्पष्ट ध्वनि नहीं निकल पाती है। दूसरा है श्रवण दोष, यदि बच्चा ठीक से सुन नहीं सकता तो वह शब्दों का सही से उच्चारण भी नहीं सीख पाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, भय और तनाव, अत्यधिक कठोर माता पिता या डरावने शिक्षकों के कारण बच्चा डर के कारण हकलाने या तुतलाने लगता है। हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और घबराहट वाणी दोष को उत्पन्न करती है। तीसरा है वातावरणिक कारण, अनुकरण, यदि परिवार में कोई सदस्य अशुद्ध बोलता है या तुतलाता है तो बच्चा भी उसी का अनुकरण करके गलत बोलना सीख जाता है। बहुभाषी परिवेश, एक ही समय में कई भाषाओं के दबाव में कभी कभी बच्चे शब्दों का सही चयन नहीं कर पाते हैं। शिक्षक की भूमिका, शिक्षकों को ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूति रवैया अपनाना चाहिए और उन्हें बोलने के अधिक अवसर देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 है बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय लिखिए। तो बाल श्रम रोकने के प्रमुख उपाय हैं। बाल श्रम एक सामाजिक कलंक है, इसे रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहला है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। बच्चों को मुफ्त किताबें, मध्याह्न भोजन और यूनिफॉर्म देकर उन्हें स्कूल की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। दूसरा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है। सरकार को गरीब परिवारों के वयस्कों के लिए रोजगार जैसे मनरेगा के अवसर बढ़ाने चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को काम पर ना भेजें। तीसरा है कठोर कानून और उनका क्रियान्वयन। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। बाल श्रमिक रखने वाले नियोक्ताओं को कठोर सजा और भारी जुर्माना दिया जाना चाहिए। चौथा है जागरूकता अभियान। समाज, माता पिता और व्यवसायियों को बाल श्रम के नुकसान और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, रैलियां और मीडिया अभियान का सहारा लेना चाहिए। पांचवा है पुनर्वास सुविधाएं। बाल मजदूरी से छुड़ाए गए बालकों या बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, ब्रिज कोर्स और आश्रम गृह यानी कि शेल्टर होम्स स्थापित किए जाने चाहिए ताकि उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित समितियों की विवेचना कीजिए। तो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु गठित प्रमुख समितियां एवं आयोग बालकों के शोषण को रोकने और उनके अधिकारों जैसे जीने, विकास, सुरक्षा और भागीदारी के अधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समितियों का गठन किया जाना चाहिए। पहला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR। भारत सरकार ने 2007 में इस आयोग की स्थापना की। यह सुनिश्चित करता है कि देश में बनाए गए सभी कानून, नीतियां और कार्यक्रम बच्चों के अधिकार, विशेषकर RTE एक्ट और पोस्को एक्ट के अनुरूप है या नहीं। दूसरा है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR। यह राज्य स्तर पर कार्य करता है। यह बाल श्रम, बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा की शिकायत की जांच करता है और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करता है। तीसरा है बाल कल्याण समिति। किशोर न्याय अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हर जिले में CWC का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति अनाथ, शोषित और बेघर बच्चों को पुनर्वास, देखभाल और सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी उठाती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ और CRC। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRC वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों के मानकों को निर्धारित करते हैं और देशों को उनके पालन के लिए दिशा निर्देश देते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का क्या अर्थ है, इनकी विशेषता लिखिए। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक का अर्थ, विशिष्ट बालक वे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक और सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से इतने अलग, कम या अधिक होते हैं कि उन्हें अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए विशेष शिक्षा उपकरणों या अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसमें प्रतिभाशाली और विकलांग दोनों तरह के बच्चे शामिल होते हैं। पहला है औसत से भिन्नता। इनका शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्तर औसत यानी सामान्य बालकों की तुलना में या तो बहुत उच्च होता है जैसे प्रतिभाशाली, या बहुत निम्न होता है जैसे मंद बुद्धि। दूसरा है सीखने की गति में अंतर। इनकी अधिगम या गति सामान्य बालकों से अलग होती है। कुछ बच्चे एक बार में समझ जाते हैं जबकि कुछ को बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। तीसरा है विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य विधियां पर्याप्त नहीं होती। उदाहरण दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि, मूक बधिर के लिए सांकेतिक भाषा। चौथा है समायोजन में कठिनाई। शारीरिक या मानसिक कमियां के कारण अक्सर इन बच्चों को समाज या सामान्य कक्षा में खुद को ढालने में भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है। पांचवा है अतिरिक्त ध्यान की मांग। शिक्षक और माता पिता को इनके प्रति अधिक संवेदनशील, धैर्यवान और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो एरिक इरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में बताया है कि मनुष्य का विकास केवल जैविक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। उन्होंने पूरे जीवन काल को 8
विकासात्मक अवस्थाओं में बांटा है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को एक मनोसामाजिक संकट या द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रमुख प्रारंभिक अवस्थाएं हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी उम्र होती है जन्म से 1.5 वर्ष की आयु तक। यदि शिशु की आवश्यकताएं जैसे भोजन, प्यार माता पिता द्वारा पूरी होती है तो उसमें दुनिया के प्रति विश्वास पैदा होता है, अन्यथा अविश्वास पनपता है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। ये इसमें 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं। जब बच्चा खुद से चलना और काम करना शुरू करता है, यदि माता पिता उसे प्रोत्साहित करें तो स्वायत्तता यानी आत्मविश्वास आता है। अत्यधिक डांटने पर उसमें संदेह पैदा होता है। तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध, यानी इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं। बच्चे नई चीजों की खोज करते हैं। यदि उनकी जिज्ञासा को दबाया जाए तो उनमें अपराध बोध उत्पन्न होता है। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। इसमें 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे आते हैं जो कि स्कूल की आयु के होते हैं। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है। यदि उसे पढ़ाई और खेलों में सफलता मिलती है और शिक्षक प्रशंसा करते हैं तो उसमें परिश्रम की भावना विकसित होती है। असफलता से हीन भावना आती है। शैक्षिक निहितार्थ शिक्षक को बच्चों में हीन भावना या संदेह को रोककर उन्हें पहल करने और परिश्रमी बनने के लिए उचित माहौल देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19 है भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं। बच्चे में भाषा का विकास अचानक नहीं होता, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित अवस्थाओं में समझा जा सकता है। पहला है रुदन या क्रदन यानी क्राइंग। जन्म के समय जन्म लेते ही बच्चे का रोना भाषा विकास की पहली सीढ़ी है। इसी के माध्यम से शिशु अपनी भूख या दर्द को व्यक्त करता है। दूसरा है बलबलाना। इस अवस्था में बच्चा स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अभ्यास करता है। वह अर्थहीन ध्वनियां निकालता है जैसे बाबा, पापा। यह ध्वनियां उत्पादन का पहला प्रयास है। तीसरा है हाव भाव और संकेत। बच्चा इशारों से चीजें मांगने लगता है। मुस्कुराना, सिर हिलाना और उंगली से इशारा करना अशाब्दिक संचार का हिस्सा है। चौथा है एक शब्दी अवस्था। 1 वर्ष के आसपास की अवस्था होती है जिसमें बच्चा एक शब्द में बात करता है। पांचवा है द्विशब्दी अवस्था। 1.5 से 2 वर्ष की आयु के बच्चा 2 शब्दों को जोड़कर अपनी बात कहने लगता है जैसे मम्मी दूध, पापा आओ। इसमें व्याकरण का उपयोग नहीं होता है। छठा है वाक्य निर्माण अवस्था। 3 वर्ष और उसके बाद 3 वर्ष का बालक छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। 5 से 6 वर्ष की आयु तक आते आते वह व्याकरण के नियमों जैसे लिंग वचन को समझने लगता है और उसका शब्दकोश बहुत विस्तृत हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है जॉन बॉल्बी का सिद्धांत लिखिए। तो जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत है। जॉन बॉल्बी के अनुसार लगाव एक जन्मजात जैविक प्रक्रिया है जो शिशु और उसकी देखभाल करने वाले मुख्यतः माता के बीच बनने वाला गहरा भावनात्मक बंधन है। यह बंधन शिशु की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला है सुरक्षित आधार। माता पिता बच्चे के लिए एक सुरक्षित आधार का काम करते हैं। जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तभी वह दुनिया में नई चीजों का अन्वेषण करने का साहस जुटा पाता है। दूसरा है मातृ वंचना। बॉल्बी ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रारंभिक वर्षों में शिशु को माता का प्यार नहीं मिलता है या वो मां से अलग रहता है तो उसके मानसिक और सामाजिक विकास पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चे में अवसाद और आक्रामकता आ सकती है। लगाव के प्रकार है। पहला है सुरक्षित लगाव। बच्चा मां की उपस्थिति में खुश रहता है और उसकी अनुपस्थिति में बेचैन। दूसरा है असुरक्षित बचावकारी लगाव। बच्चा मां के होने पर या ना होने पर खास प्रतिक्रिया नहीं देता है। तीसरा है प्रतिरोधी लगाव। बच्चा मां से चिपकता भी है और उस पर गुस्सा भी करता है। शैक्षिक उपयोग। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रतिस्थापन माता की भूमिका निभानी चाहिए ताकि बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कर सके। प्रश्न क्रमांक 20 है सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है और शिक्षक सामाजिकरण का सबसे सशक्त अभिकर्ता होता है। शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित होती है। पहला है आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करना। शिक्षक बालकों के लिए रोल मॉडल होता है। शिक्षक का पहनावा, बोलने का तरीका, समय की पाबंदी और निष्पक्षता बच्चों के चरित्र का निर्माण करती है। दूसरा है सामाजिक गुणों का विकास। शिक्षक कक्षा में सामूहिक गतिविधियां, प्रोजेक्ट कार्य और खेलों का आयोजन कराकर बच्चों में सहयोग, त्याग और सहिष्णुता, टीम भावना का विकास करता है। तीसरा है लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक भेदभाव रहित व्यवहार करता है। वह छात्रों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देकर समानता और स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करता है। चौथा है कुप्रथाओं का निवारण। शिक्षक समाज में व्याप्त रूढ़िवादी, छुआछूत, लिंग भेद और अंधविश्वासों के खिलाफ बच्चों को तार्किक रूप से जागरूक करता है और उन्हें एक प्रगतिशील नागरिक बनाता है। पांचवा है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना। विद्यालय स्तर पर शिक्षक सहशैक्षिक गतिविधियां, वाद विवाद, नाटक के माध्यम से छात्रों में ईर्ष्या रहित स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की भावना विकसित करता है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है रूढ़िवादिता क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए।
तो रूढ़िवादिता का अर्थ किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के प्रति बिना किसी तार्किक आधार सत्यता के पहले से बनी हुई कठोर और नकारात्मक धारणा को मान लेता है, रूढ़िवादिता कहलाता है। उदाहरण, लड़कियां गणित में कमजोर होती है या लड़के रोते नहीं। यह लैंगिक रूढ़िवादिता का सटीक उदाहरण है। रूढ़िवादिता के प्रमुख दुष्परिणाम, पहला है प्रतिभा का हनन। रूढ़िवादिता के कारण बच्चों को उनकी रुचि का क्षेत्र चुनने से रोका जाता है, जैसे लड़कियों को विज्ञान या खेलकूद में आगे न बढ़ने देना, जिससे उनकी वास्तविक क्षमता दब जाती है। दूसरा है भेदभाव और असमानता। यह समाज में जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को जन्म देती है, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग जैसे महिलाएं या पिछड़े वर्ग को समान अधिकार से वंचित रहना पड़ता है। तीसरा है आत्मविश्वास में कमी। जब समाज किसी विशेष समूह के प्रति नकारात्मक धारणा बनाता है, उस समूह के बच्चों में हीन भावना और मानसिक तनाव पनपने लगता है। चौथा है सामाजिक प्रगति में बाधक। रूढ़िवादी सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को रोकती है, जिससे पूरे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास रुक जाता है। निवारण, समावेशी शिक्षा, तार्किक चिंतन को बढ़ावा और शिक्षकों के निष्पक्ष व्यवहार कक्ष में रूढ़िवादिता को तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था MP DLED फर्स्ट ईयर का बाल अवस्था एवं बाल विकास 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।